जय हिंद, जय भारत। भारत को हमेशा से एक पिछड़ा हुआ देश, एक अंधविश्वासी देश और एक डेवलपिंग कंट्री की तरह ही पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन क्या होगा अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड नेशन वो चीज़ें यूज़ कर रही है जो भारत आज से 1500-1600 साल पहले इन्वेंट भी कर चुका है, लेकिन उसको कभी क्रेडिट नहीं मिला। टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक जिसे यूरोप के चर्च तक ने बैन कर दिया था। जी हाँ, डेमोनिक प्रैक्टिसेस बोल के इस प्रैक्टिस को, इस टेक्नोलॉजी को यूरोप ने बैन कर दिया था, जिसको ये अब एक लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी मान रहे हैं। भारत उसे लगभग 1500-1600 साल पहले टेक्नोलॉजिकली बनाकर, यूज करके और उसको देश को दे रहा था, लेकिन भारत को कहीं क्रेडिट नहीं मिला। आइए जानते हैं कि ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में और भारत ने इसको पूरा कैसे बनाया। अब आप चाहे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हों, किसी वेंडर को पैसा दे रहे हों, दुनिया के कोई कंप्यूटर बना रहे हों, सेमीकंडक्टर बना रहे हों, प्लेन चला रहे हों, घर पे पंखा चला रहे हों, कुछ भी हो, एवरीथिंग रन्स ऑन मशीन, ऑन ट्रांजैक्शंस। और ये सारी एन्क्रिप्शन, हैशिंग, सब कुछ भारत पहले बना चुका है। अब ये आप सोचेंगे कि कैसे ताड़ के पत्तों पे, पाम लीफ पे और ड्राई इंक यूज करके एक जीरो देने वाला देश ये सब 1500-1600 साल पहले कैसे बना चुका है। आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, जो आपने सुनी होगी, ब्लॉकचेन, या जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा नहीं जानते इस चीज़ को बता दूं, ये बिटकॉइन और इथेरियम के आपने नाम सुने होंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, इसे भारत 1500-1600 साल पहले ऑलरेडी इन्वेंट कर चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि एक जीरो देने वाला देश ये कैसे दे रहा है। और इससे पहले मुझे पता है सारे लोग एकदम आ जाएंगे कि इसके सोर्स दिखाओ क्या है, कमेंट में ये बताओ, हमें ये प्रूफ दो कि ये कैसे है। तो मैं आपको ढंग से सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अब तक जो हमारे बहुत सारे लोग जो कहते थे कि हमें भारत पे प्राउड है, भारत ने देश को ये दिया है, लेकिन जब पूछा जाता था कि भारत ने कैसे देश को ये सब दिया है, तो उनके पास आंसर नहीं होते थे। अब आपके पास आंसर है, ताकि आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकें। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि भारत ने एक्चुअली इतना एडवांसमेंट कैसे कर रखा है, तो आपको आई होप कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारी कहानी की शुरुआत जीरो से होती है। अब हमने बहुत सुना है इस बारे में कि आर्यभट्टा ने जीरो की इन्वेंशन करी, लेकिन उस जीरो की इन्वेंशन से आज की मॉडर्न ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी और यहाँ तक कि जो सारे डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये सब हो कैसे रहे हैं। अब आपको नहीं पता डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन क्या है, तो अभी सब आप एकदम समझ जाएंगे। आपको टेक्नोलॉजिकली कुछ जानने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बहुत ईजी स्टेप में समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी सीई, यानी लगभग 628 सदी जो चल रही है वो 628वीं चल रही है। और वहां पर ब्रह्मस्पता सिद्धांत जो है वो सबसे पहले भारत देता है। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है, बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे कि 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0। अब आज के टाइम में इजी लग रही है, मतलब 0 + 0 = 0, लेकिन इमेजिन करो उस टाइम में जहां भी मैथ डिस्कवर नहीं हुई है, चीजों की अभी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, और यहाँ पर भारत अपने सिद्धांत देना शुरू करता है। उससे 100 साल पहले आर्यभट्टा ऑलरेडी जीरो दे चुके हैं, और जीरो में उन्होंने ना सिर्फ जीरो दिया, लोग यहीं तक बता के रह जाते हैं कि आर्यभट्टा ने जीरो दे दिया, लेकिन जीरो के अलावा उन्होंने और क्या दिया, उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम, मैग्नीट्यूड, ये भी दिया जीरो से। अभी आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट देखने के लिए मिलती है, आप लोग जाके उसको गूगल करिएगा। अब मैं एक आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल टाइमलाइन क्या है, क्योंकि इस पर डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं 3rd सेंचुरी में, कुछ लोग कहते हैं 10th सेंचुरी में। एनीवे, वो जब की भी हो उसमें मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है अब से पहले की वो है, अब से बहुत साल पहले की वो है। बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत सारे हमारे जो है इन चीजों के जाके प्रूफ मिलते हैं। कौटिल्य का आपने नाम सुना होगा, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया, जिसको कौटिल्य अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो वो आज से लगभग 2000 साल पहले है। और हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के बिहाफ पे आज भी रिकॉर्ड है हमारे पास सारे म्यूजियम्स में रखे हुए और यूनिवर्सिटीज में, जहां दिखाया जाता है कि पहले के जमाने में पोर्ट्स पर स्पेशली ट्रेडिंग हुआ करती थी। जो ट्रेड रूट्स होते थे, जैसे कि गुजरात का बंदरगाह, या फिर जो उड़ीसा की साइड से जाते थे बंदरगाह, बे ऑफ बंगाल से जितने जाते थे, इन सब के ट्रेड रूट्स की हमारे पास आज भी रसीद रखी हुई है, जिससे पता चलता है कि ये सारे ट्रेड होते थे और ये डिसेंट्रलाइज ट्रेड थे। अभी आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड होते कैसे थे जब ये सारी चीजें तो अब लेटेस्ट बन रही हैं। अब आगे जानते हैं इसमें समझने के लिए बड़ी दिलचस्प चीज। अब आपका पहले ये जानना जरूरी है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज बैंकिंग क्या होती है। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि इमेजिन करो पुराने ज़माने में आप हो और आप जो है इजिप्ट से आए हो भारत के लिए। भारत में आप मसाले खरीदने आए हो, आप कपड़ा खरीदने आए हो, आप इंडिगो डाई खरीदने आए हो, जो उस टाइम बहुत चलती थी, आप कॉटन खरीदने आए हो। अब या तो आप अपने साथ बहुत सारा सोना लेके भर के लेके आओ बॉक्सेस में, तो पायरेट्स का डर है कि कोई ना कोई लूट लेगा, खो जाएगा, चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट में गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इजिप्ट से भारत आते हो अपनी शिप्स पर, बड़े बड़े शिप्स पर, आप बंदरगाह पर आते हो, आप मर्चेंट हो, आप चीज़ें खरीदते हो और आप वापस इजिप्ट चले जाते हो। अब सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम जो आज के टाइम में काम करता है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे बड़े बड़े बैंक है, जैसे पीएनबी बैंक है, या और भी उससे बड़ी बात करें तो आरबीआई गवर्निंग बॉडी है, और या फिर सबसे बड़े लेवल पे अगर बात करी जाए तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है, अगर आपने नाम सुना होगा। तो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम एक क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वो हर चीज को अप्रूव और डिसअप्रूव करेगी। यानी कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड किया, आपने मुझे 100 रुपए देने, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाएगी, जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के पास, वो अप्रूव करेगा कि हाँ, इस यहाँ से इसके बैंक से 100 रुपए डिडक्ट हुए हैं और मेरे पास 100 रुपए आए हैं।
हैं। इसमें सारे के सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी जो है, जैसे कि स्विफ्ट इस केस में उनके हाथ में रहता है। यानी कि अगर वो कोई करप्ट होना चाहे, वो फेरबदल करना चाहे, वो फ्रॉड करना चाहे तो वो हो सकता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो ये ब्लॉकचेन बनी है या बिटकॉइन बना है, इसकी सारी प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होती है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी को हम ये सारी पावर क्यों दें। तो क्यों ना एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मेरे और आपके बीच में ट्रेड होना है, तो मेरे और आपके बीच में ट्रेड होने में हमें किसी ना किसी तरीके से पैसा, किसी तरीके की वैल्यू और उसके बदले का प्रोडक्ट या जो भी वैल्यू एक्सचेंज हो रही है वो देनी है। और एट द सेम टाइम वो वैल्यू एक्सचेंज भी होनी चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी जो ये क्लैरिफाई करे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब भारत इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को 1500 साल पहले ही एक्चुअल में जो है यूज कर चुका था और यूज कर रहा था और यूज करता आ रहा है आज तक। पूरा देश भी यूज कर रहा है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या। तो फिलहाल आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम समझ में आ गया है। अब हम इस क्लासिकल एग्जाम्पल को दोबारा से लेते हैं। रोम से एक शिप आपके पास आया है। आप गुजरात के एक सिंपल से ट्रेडर हो। आपके पास वो शिप आया है। शिप ने आके आपसे बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो या बहुत कुछ, और उसे आपको पेमेंट करनी है। अब क्या होगा, वहाँ पे जो पेमेंट करेंसी चलती है वो डिनारिस चलती है, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल में मान लो आए हो या गुजरात में, वो यूजलेस है और आपकी करेंसी रोम में यूजलेस है। और दूसरी चीज़, आप इतनी सारी करेंसी लेकर नहीं चल सकते, जैसे मैंने बताया था, जिसमें चोरी होने का डर है या बहुत सारी चीज़ों का खतरा है। आप अपने घर पर हो, आपने उसको चीज़ें बेची। अब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि आप अपने घर पर बैठे रहो गुजरात में, वो रोम चला जाए, आपकी पेमेंट भी हो जाए और उसको उसका सारा सामान भी मिल जाए। अब ये जो चीज़ का सॉल्यूशन निकल कर आया, ये सॉल्यूशन निकल कर आया कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ से, जीरो। और इसमें सेकंड फैक्टर जो आया वो आया ट्रस्ट। लेकिन एक सेकंड, ये ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि अब आपको लगेगा कि पुराने ज़माने में लोग जो है वो 420 नहीं करते थे या घपले नहीं होते थे। ये कोई गट फीलिंग वाला ट्रस्ट नहीं है कि मुझे भाई तुम्हें देख कर ट्रस्ट आ रहा है कि तुम दोगे। नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में ट्रस्ट नहीं होता। ये ट्रस्ट जो है ये फिलोसॉफिकल, ये इंजीनियर्ड, ये सोशल कंस्ट्रक्ट पे बना हुआ मैथमेटिकली क्रिएटेड ट्रस्ट है। और ये जीरो जो है, ये जीरो इस ट्रस्ट को बनाने में, ये दो फैक्टर इस चीज़ को बनाने में बहुत हेल्प करेंगे इस पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम को। अब जानते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। अब अगर आपको पता होगा, आपने बिटकॉइन और फिर या फिर ये सारी ब्लॉकचेन जो है, अगर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि 2008 में एक सातोशी नाम के एक व्यक्ति ने, जिनका चेहरा आज तक हमें नहीं पता है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोली थी 2008 में, जब से ब्लॉकचेन शुरू हुई है। तो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ये था कि दो लोगों के बीच में वैल्यू एक्सचेंज होनी है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है, लेकिन उसमें हमें सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रखनी है। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे होगा, इसको कंप्यूटर टर्म्स में बाइजेंटीन्स जनरल प्रॉब्लम कहा जाता है। 1982 में लैम्पोर्ट ने इसको क्लासिफाई किया था, इसको ऑलरेडी बताया था, इस बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम को। लेकिन यहाँ पे एक मस्त कैच है। 1982 में तो लैम्पोर्ट ये चीज़ बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसको फॉर्मलाइज किया बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम को, लेकिन 6th सेंचुरी गुजरात में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और लोग ऑलरेडी इसके बिहाफ पे ट्रेड कर रहे थे। और उन्होंने इसको सॉल्व कैसे किया, मैथ, सोशल इंजीनियरिंग और एक सिस्टम जिसका नाम था हुंडी सिस्टम। इस हुंडी सिस्टम के बिहाफ पे, मैथमेटिक्स पे और सोशल इंजीनियरिंग, इन तीनों चीज़ों के बिहाफ पे वो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। जानते हैं कैसे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जीरो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जहां ग्रीक के मैथमेटिशियंस जीरो को एक प्रॉब्लम की तरह लेते थे कि जीरो को हम कैसे सॉल्व करें, जीरो को हम क्या करें, जीरो को हम कुछ नहीं कर सकते। जीरो का मतलब उनके लिए था एब्सेंस ऑफ थिंग, कि कुछ खाली है, एम्प्टीनेस है। वहीं भारत इसको बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखता था और भारत इसको बहुत ही बढ़िया एक फिलोसॉफिकल, मैथमेटिकली और सोशल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बिहाफ पे, इन तीनों चारों नजरिए से बहुत अच्छे से देखता था। तो भारत के लिए ये नथिंग नहीं था, भारत के लिए एब्सेंस नहीं था। फिलोसॉफिकल में देखा जाए तो जीरो जो है वो फुलनेस ऑफ नथिंग है, यानी शून्यता भरी हुई है, जिसमें हम उसे खाली नहीं देख रहे हैं, हम उसे कुछ ना होने का भरापन देख रहे हैं। अभी आप समझेंगे इसमें ये क्या अंतर है। जहां हम उसको एक बहुत पॉजिटिव एंटिटी की तरह देखते हैं, हम उसे नॉट एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज के खालीपन नहीं, एक प्लेस होल्डर की तरह देखते हैं जो मैग्नीट्यूड तक दिखाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 0 - 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 डिवाइड बाई 0। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी बाय द वे, 0 डिवाइड बाई 0 = 0। आज की मैथमेटिक्स सारे सीख जाएंगे कि 0 डिवाइड बाई 0 तो इनफाइनाइट होता है। खैर, वो प्रॉब्लम वहाँ पे थी, लेकिन 0 × 0 = 0, ये सारे सूत्र जो हैं ब्रह्मगुप्त दे रहे थे। अब अमाउंट ऑफ जीरो जो है वो किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इमेजिन करो, अगर 2 0 लगाए हैं, इसका मतलब है कोई 2 डेसिमल प्लेस की चीज़ है। अगर मैंने 4 0 लगाए हैं, इसका मतलब थाउजेंड्स में कोई चीज़ की बात हो रही है। अगर मैंने 10 0 लगाए हैं, इसका मतलब 10 डिजिट के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो इस तरीके से जीरो जो है प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, यानी यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड दर्शाया जा सकता है। आज के टर्म में बात करें तो अगर आप देखें कि आपने देखा होगा रोमन न्यूमरल सिस्टम में, आई बेट यू आप 10 बिलियन लिख कर दिखाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ऑफ कोर्स इसे लिखना बहुत टफ होता चला जाएगा और उसी जगह पर आप डेसिमल प्लेसेस जो हैं जीरो के टर्म्स में आके इंडियन सिस्टम में आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। आपको 10 बिलियन लिखना है, 1 लिखिए और जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ जीरोज हैं उसके पीछे लगा दीजिए। बहुत सिंपल, आप लिख सकते हैं इसको।
इसको अब हम एक फिलोसॉफिकल वे के साथ साथ इसको एक ऐसे स्पिरिचुअल वे से कनेक्ट करते हैं कि इन्होंने जब इंडियन सिस्टम को बनाया, और ये आपको किसी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये एक बहुत ही ऐसा कहिए कि स्पिरिचुअली तरीके से जब आप डीप में जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि ये नंबर 1 से लेकर 9 तक ही क्यों बनाया गया और फिर शून्य यानी 0 ही क्यों लिया गया। ये नंबर 1 से 5 भी हो सकते थे, ये नंबर 1 से 6 भी हो सकते थे, ये 1 और 0 यानी बाइनरी में भी काम हो सकता था, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम ने इसको 1 से लेकर 9 तक और 0 एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ही क्यों बनाया। अब इसमें आर्ग्यू करने वाले लोग आर्ग्यू करते रहेंगे, लेकिन आज मैं आपकी आंखें खोलता हूँ बहुत ही बड़े तथ्य से। जब हम अपने सनातन धर्म में नवरात्रि की बात करते हैं तो देवी के 9 रूप बताए गए हैं, तो देवी 9 रूप में आके प्रकट होती हैं। वो 9 रूप जो है वो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट बनते हैं, और जो शिव हैं वो अल्टीमेट एम्प्टीनेस एट द सेम टाइम एवरीवेयर, यानी कि एक ऐसी शून्यता जिसमें सब कुछ समाहित है, जो खाली भी हैं और भरे हुए भी हैं, उसको शून्य रखा गया। इसलिए 1 से लेकर 9 तक की डिजिट, और फिर एक शून्य को इस तरीके से स्पिरिचुअल वे में एक मैथमेटिकल टर्म में या एक फिगरेटिव टर्म में डिफाइन करके उसकी उपासना करी गई। यहाँ पर इस देवी के रूपों को और शिव को, इनके कंबाइंड रूप को एक साइंस के रूप में दिखाया गया। अगर आप सनातन को थोड़ा सा भी डीप में जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सनातन एक प्योर साइंस है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के नंबर और 0 शिव के रूप में, इसलिए 1 से लेकर 9 और 0 बन के आते हैं। अब ये न्यूमेरिक सिस्टम जब भारत ने इसको डिवाइस करा, भारत ने इसको देश को सिखाना शुरू करा। आपको पता है भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और बहुत सारी थी। ये 2 नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे कॉमन थी। अरब के बहुत सारे स्कॉलर्स भारत आते हैं, भारत से इस मैथमेटिक्स की साइंस को, इस विज्ञान को सीखते हैं और जाके आगे प्रोपोगेट करते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो जहाँ अरब है, अरब के देश के लोग हमारे भारत आते हैं, अफगानिस्तान आते हैं, अफगानिस्तान से भी भारत आते हैं और यहाँ की विद्या को ले जाते हैं और यूरोप में सिखाते हैं। बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, अरबिक लोगों ने हमेशा जब भी इस ज्ञान को आगे दिया है, उन्होंने क्रेडिट दिया है इंडियन को। उन्होंने हमेशा लिखा है कि ये इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, इसमें हमारा कोई दावा नहीं है, हमने खुद इंडियन से सीखा है। लेकिन सारी खेल बिगड़ता है 12th सेंचुरी में, जब अराउंड 1299 में फ्लोरेंस इटली में ये साइंस जब जाती है, जब ये मैथमेटिक्स जाती है, तो वहाँ के चर्चेस जो हैं वो इस कहानी को एक डेमोनिक फॉर्म देना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि ये तो सब एक शैतान का किया हुआ है और इसको बैन करो। और लिटरली वेल थैंक यू यूरोप कि हमने तुम्हें यू वेलकम यूरोप कि हमने तुम्हें इतनी बढ़िया साइंस दी, ये सब दिया, और तुम्हारे चर्चेस से बैन तक हटे बाद में जाके, और हमने तुम्हें ये साइंस दी। लेकिन अब यहाँ पे यूरोपियंस की दुष्टता देखिए, उन्होंने ये तो दिखा दिया कि ये सारा अरब से आया है, ये सारा ग्रीस से आया है, ये सारा रोम से आया है, लेकिन जानबूझ के इंडिया को पीछे रखने के लिए सारा इंडिया से आया है इस चीज़ को वो ड्रॉप करते चले गए और उन्होंने क्रेडिट देना बंद कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि हुंडी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन को काम कर रहा है। अब हम जानते हैं कि हुंडी सिस्टम काम कैसे करता है। हुंडी सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप मेरे पास ट्रेड करने के लिए आते हो, मैं आपको सारी चीज़ें देता हूँ, अब आपको मुझे पे करना है। तो आप क्या करोगे, या मुझे आपको पे करना है और आपको यूरोप वापस जाना है या इजिप्ट वापस जाना है, लेट्स से इजिप्ट वापस जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक पेपर दूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा जिसको हुंडी कहा जाता है, जिसमें सिंपल लिखा होगा कि एक्स पर्सन पे द बेयरर, जो जिसके पास भी ये हुंडी स्क्रिप्ट है, वाई लेट्स से, उसको जेड का सम, इतना पैसा जो है वो दिया जाता है। मॉडर्न टर्म में अगर आप देखें तो आज आपके पास जो करेंसी नोट है, भारत के करेंसी नोट है, उसमें लिखा होता है कि आरबीआई के गवर्नर जो है, ये भारत की गवर्नमेंट जो है, वो इस धारक को यानी कि बेयरर जिसके पास ये नोट है उसको इतना सम, जैसे 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए देने का एक प्रॉमिस करती है। यही कन्वर्ट हो गया है अब एक करेंसी फॉर्म में, लेकिन इनिशियली ये हुंडी सिस्टम में था। अब आप कहेंगे वेट वेट वेट, अब आप कहेंगे कि ये लिख के देने में क्या है, इसमें तो फोर्जरी हो जाएगी, इसमें तो गड़बड़ की जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन यहीं पे इसकी खूबसूरती है। अब आप इसकी जैसे जैसे डीप में मैथमेटिक्स समझेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें घपला करना कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक यहीं पे आपको समझ में आएगा। ये कोई एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं थी कि एक पेज पे लिख के दे दिया। इसमें आपकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली आपकी हैंड राइटिंग जिसने ये लिख के दी है, दूसरी सील, जहाँ से अगर मेरे गेट से जा रही है तो मैं अपने जो बायर है जिसको खरीदना है उसको एक शॉप पर लेके जाऊँगा, एक हुंडी अथॉरिटी के पास, वहाँ पर ये सील, वहाँ पर ये हुंडी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और ये जो इजिप्ट जा रहा है उसको हुंडी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। उस हुंडी डॉक्यूमेंट में एक हैंड राइटिंग होगी, उस हुंडी ऑपरेटर की एक सील होगी और एक स्पेसिफिक कोड होगा। ये 3 चीज़ें लेके वो इजिप्ट जाएगा, इजिप्ट में वो फिर से एक हुंडी अथॉरिटी के पास जाएगा, हुंडी अथॉरिटी का जो अथॉरिटेरियन होगा वो उस हुंडी को देखेगा, उस हुंडी स्क्रिप्ट को, उसमें देखेगा कि उसकी हैंड राइटिंग, सील और वो कोड मैच कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है लेट्स से कि मुझे 100 गोल्ड के कॉइन्स जो हैं वो इनको देने हैं, और वो सिंपल ये एक स्क्रिप्ट को लेके वहाँ जाना है, वहाँ पर 100 गोल्ड के कॉइन जो हैं वो हुंडी ऑपरेटर इजिप्ट में उनको दे देगा। जब मैं अपने इंडिया में था और मैंने अपने हुंडी ऑपरेटर को यहाँ पे जमा करा दिए थे 100 गोल्ड कॉइन, और वो 100 गोल्ड कॉइन वहाँ पे उनको मिल जाएंगे। ठीक, अब यही सेम काम आपका क्रिप्टो ब्लॉकचेन में हो रहा है, एग्जैक्टली सेम काम। लेकिन अब आप कहोगे कि इसमें सिक्योरिटी कहाँ है, इसमें तो बहुत सारा जालसाजी करी जा सकती है, यानी नकली बनाई जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि जब इजिप्ट में वो हुंडी ऑपरेटर के पास पहुंचे तो उसको मना कर दिया जाए कि नहीं हम ये मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की भी
जो टेक्नीक है, इन सारे को भी सॉल्यूशंस ऑलरेडी भारत ने ढूंढ लिया था इस हुंडी सिस्टम में। अब ये काम कैसे करता है, अब हम देखते हैं हुंडी सिस्टम जो है ये इसको सिक्योरिटी या फिर इसमें जो एक्चुअल में ये सारा सिक्योर है, ये काम हो कैसे रहा है। इसमें सबसे पहले चीज़ जो आती है वो आती है रेपुटेशन। अब ये रेपुटेशन ऐसा नहीं है कि नाम खराब हो गया तो कुछ हो जाएगा, ये रेपुटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ थी। रेपुटेशन टाई थी वो मर्चेंट की फैमिली से, आपकी जाति से, आप कौन से टेम्पल से हैं, आपके ट्रेडिशनल गिल्ड्स और आपके ट्रेड गिल्ड्स, एक पूरी कम्युनिटी थी हुंडी वालास की, उन सबको एक दूसरे के बारे में पता था। ये एक अदृश्य नेटवर्क था जो सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और अगर आप कुछ भी इसमें गड़बड़ करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसमें राजा के पास ले जाके आपको कोई सजा नहीं दिलवाई जाएगी, उसका कॉन्सिक्वेंस सिंपल ये है कि आपको कोई आपसे शादी नहीं करेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो कोई आपके बच्चों से शादी नहीं करेगा, अगर आपके किड्स हैं तो आपके किड्स को कभी भी हर जगह से निकाल दिया जाएगा, कंप्लीट एनहाइलेशन हो जाएगा आपका, और आपके किड्स ग्रैंड किड्स इस पूरे स्टेन को लेकर चलेंगे, धब्बे को लेकर चलेंगे कि आपने ये चीटिंग करी थी। अब आपको लग रहा होगा छोटी सी चीज़ से क्या फर्क पड़ रहा है, रेपुटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है, बट आज की अगर आप मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक या फिर आज की जो आप ब्लॉकचेन है उसमें देखोगे, उसमें भी एग्जैक्टली सोशल रेपुटेशन का ही यूज होता है, यही चीज यूज होती है। ठीक, लेकिन अभी हम इसकी मैथ को भी जानेंगे और इंटरेस्टिंगली कि कैसे चीज बनती जाती है और इसको कैसे और सिक्योर करा है। ठीक है, अब ये कोई मैथ नहीं है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर हम सातोशी के वर्क को देखें जो 2008 में उन्होंने ब्लॉकचेन का पेपर दिया था, तो उन्होंने भी मैथमेटिकली इसी चीज़ को सोशल कंस्ट्रक्ट के थ्रू ही किया है कि यानी कि चीटिंग करने की जो कॉस्ट है, अगर आप किसी भी तरीके से सिस्टम में चीट करते हो, उसकी जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आप उसके लिए वफादार रहते हो, लॉयल रहते हो, कॉपरेट करते हो। सेम यही चीज़, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं अब, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो सातोशी लेकर आए हैं अपने पेपर में, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, फिर से इन्होंने सारे रेफरेंसेस गायब कर दिए। ये रेफरेंस स्टार्ट हुए हैं हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र से, 2nd सेंचुरी बीसी से लगभग 4th सेंचुरी सीई के बीच में ये पीरियड माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कौटिल्य ने जो हैं वो स्टेट के बारे में, वॉर, ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं उन्होंने लिखी हैं, जिसमें से एक है मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें जो आज की मॉडर्न गेम थ्योरी बनी है, उसके हिसाब से हमने यही चीज़ें निकाल के लाए थे कि चीटिंग की कॉस्ट जो है, अगर कोई इंसान जो है किसी तरीके से चीट करता है, उसे किसी राजा से सजा नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि राजा करप्ट हो सकते हैं। उसे कोई किसी तरीके का कोई स्टेट पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो लीडरशिप है वो चेंज हो सकती है। तो जो पूरा एक ट्रेडमैन का जो पूरा एक कम्युनिटी है, जो गिल्ड है, जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी ही इस तरीके के रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्रिएट करेगी कि जहां पे अगर आप लॉयल रहते हो और इस सिस्टम के लिए काम करते हो, तो आपका हमेशा फायदा होगा, आपके जो रिवॉर्ड होंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू अगर आप चीटिंग करते हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि चीटिंग इज कॉस्टलियर देन एक्चुअली ओबेइंग या कोऑपरेटिंग विद द सिस्टम। अब आप कहोगे कि गेम थ्योरी जो है वो तो 1944 में वॉन न्यूमान ने डिवाइस करी है, लेकिन उससे पहले ही कौटिल्य इसको इन्वेंट कर चुके थे और इसकी फाउंडेशन बना चुके थे। लेकिन फिर से वही बात है, कहीं कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि सारे क्रेडिट गायब कर लिए जाते हैं। यूरोप की एक आदत रही है कि जाओ दूसरे देशों की चीज़ें लो, उठाओ, उनको रीब्रांड करो, उन्हें अपना नाम दे दो, ओरिजिनल जो उन्होंने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, उनके सारा क्रेडिट गायब कर दो। इसी तरीके से नैश इक्विलिब्रिया जो है, ये सारा हमारे मंडल थ्योरी के अंदर जो है ये कैलकुलेट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने दिया था वो इसी तरीके से डिजाइन था कि चीटिंग की कॉस्ट लॉयल्टी कॉस्ट से ज्यादा होगी, फ्रॉड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, ऑनेस्टी जो है वो सस्ती होगी, और चीटिंग जो है वो करना एक हमेशा एक लूजिंग बैट है। इसलिए जो भी कोई सिस्टम में होगा वो कभी चीट नहीं करेगा। अब ये सारी जो हमारी थ्योरी हैं, ये सारे पैसों का फाइनेंशियल या अर्थशास्त्र जो है, ये बाय द वे अभी तक एडम स्मिथ, माकियावेली, ये लोग अभी आए भी नहीं है पिक्चर में जो ये सारी चीज़ें देंगे। बाय द वे किसी और वीडियो में ट्राई करेंगे बताने का कि एडम स्मिथ और माकियावेली ने कैसे ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था इनको हटा के, क्योंकि पावर गेन करनी थी एक ही कंपनी को, एक ही आदमी को, इसलिए वो सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आया जिसमें कैपिटलिज्म फंसा के लोगों को लूटा जाता है, इसलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम को खत्म करा गया। खैर ये किसी दूसरी वीडियो का टॉपिक है, लेकिन इसी वीडियो को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लगभग बिटकॉइन के पेपर पब्लिश होने से लगभग 1800 साल पहले ये 12th सेंचुरी में ये सिस्टम, ये हुंडी सिस्टम जो था ये पीक कर रहा था, जहां मंगोल एम्पायर भी है, दिल्ली की सल्तनत भी है यानी सुल्तानियत भी है, फतेहमदीद की खलीफत भी है, बाइजेंटीन के रेमिनेंट भी हैं, सोंग चाइना भी है, और ये सारे देश जो हैं ये एक दूसरे से लड़ाई पर भी हैं, लेकिन फिर भी ये सारे देशों के बीच में ये ट्रेड सिस्टम ये चल रहा था, ये स्टिल ऑपरेट हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क जो था, ये सिस्टम जो था, ये किसी एक कंट्री के लिए लॉयल नहीं था, ये सिस्टम ही खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री थी जिसके खुद के अपने रूल्स थे, नियम्स थे। अब इसी सिस्टम को अलग अलग नाम दिए गए। कैसे? जैसे सेम सिस्टम जब यूरोप में जाता है तो उसका नाम हो जाता है लेक्स मेर्केटोरिया। इंडिया में जब हम आते हैं तो इंडिया में इसी सिस्टम का नाम श्रीनी धर्मा के अंदर आ जाता है, या कि लॉ ऑफ गिल्ड के अंदर आ जाता है। इब्न बतूता की अगर आप राइटिंग देखें, जो एक बहुत बड़ा फेमस फिलोसफर और ट्रैवलर रहा है, तो उसने इसके बारे में बहुत सारा लिखा है, इस हुंडी सिस्टम के बारे में। लेकिन मैं आपको कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हम 2026 में हैं, ये वीडियो जब बन रही है तो 2026 में है, हो सकता है आप 2027 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, लेकिन आप जब कभी भी देख रहे हैं, आई गारंटी यू कि ये सिस्टम आज भी काम कर रहा है, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा के ट्रांजैक्शन ये कर रहा है।
अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि 2026 में जो है ये अभी भी काम कर रहा है? ये काम कर रहा है क्योंकि इस सिस्टम का नाम बदल के अब सिस्टम का नाम हो गया है हवाला। हवाला सिंपली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसफर करना, हवाला कर देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। तो आपने सुना होगा कि हवाला के थ्रू पैसा आया, या पैसा जो है करप्शन का पैसा बाहर से आया, हवाला के थ्रू आया। तो ये हवाला सिस्टम आज भी इसी पे काम कर रहा है। अब क्योंकि एक इनफॉर्मल सिस्टम है बाय डिजाइन, यानी कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना पैसा जो है वो अभी भी इसके थ्रू ट्रैवल हो रहा होगा। और फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है वो अपना दिमाग हर दिन इसके ऊपर खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे हवाला सिस्टम का ना कभी कोई ऑडिट होता है, ना कभी कोई लेजर बनता है, ना कोई डेटाबेस है, ना कहीं कोई एंट्री होती है। इमेजिन करो आज के टाइम में भी पूरी दुनिया में 10,000 से 1 लाख के बीच में लोग हैं जो इस हवाला नेटवर्क को चला रहे हैं और उनके पास कहीं कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, क्योंकि रिटर्न प्रूफ आते ही ये सारा काम कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये सारे ट्रांजेक्शन उन लोगों के दिमाग में है, किसको कितना देना है, कहां से कितना लेना है, एवरीथिंग इन देयर ब्रेन। इमेजिन करो लगभग 1 लाख लोग इस दुनिया में इस पूरे हवाला सिस्टम को आज भी चला रहे हैं, जस्ट इन देयर हेड। सब कुछ उनके दिमाग में है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगेन इसमें चीटिंग भी है, लेकिन अगर चीटिंग करोगे तो उसका रिवॉर्ड जो है या उसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर टू उसके रिवॉर्ड के। तो हवाला सिस्टम आज भी, या हुंडी सिस्टम आज भी परफेक्टली काम कर रहा है। लगभग 1600 में आपको पता है ब्रिटिशर्स आते हैं और उन्होंने हर चीज़ को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल चाहते थे, इसलिए ये सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम हटा के फिर से ये लाए गए। कॉन्ट्रैक्ट्स इन सारे सिस्टम के आज भी इंग्लिश में ही होते हैं। क्यों? इसके 2-3 रीजन है। पहला, क्योंकि इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट लिख के आप बहुत सारे लूप होल बना सकते हो इन सिस्टम में। हुंडी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो तो अलग अलग लैंग्वेजेस में होते थे, जैसे मारवाड़ी में, गुजराती में, तमिल में, पर्शियन में, बंगाली में। वो सब हटा के आपने स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज रखी, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूरोप जो है वो हर चीज़ को रियून करता आया है, चेंज करता आया है। जैसे कि अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, ठीक, यूरोपियंस बोलते हैं कि अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है, लेकिन अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में हमेशा अरेबिक के जितने मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इंडिया को क्रेडिट दिया है कि हमारा नहीं है, हम इंडिया से सीख के आए हैं। लेकिन जानबूझ के इन्होंने अपनी सारी टेक्स्ट बुक में से इंडियन रेफरेंस जो है वो खत्म कर दिया। सारा क्रेडिट ये ग्रीक को देते हैं। हार्डली आपको कहीं फुट नोट में कहीं कौटिल्य या ब्रह्मगुप्त का नाम मिल जाएगा, लेकिन रियली ये सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो गई हैं। 5th सेंचुरी सीई में आर्यभट्टा ने बता दिया था ऑलरेडी कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है। पाई की वैल्यू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कलेक्ट कर ली थी उन्होंने, फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन कहीं उनका रेफरेंस मिलता है हार्डली कहीं स्पेसिफिक टेक्स्ट में। सारा यूरोप ने गायब कर दिया। यूरोप का जो नैरेटिव है, जो अपना सारा वो अपना नैरेटिव बताते हैं, वो इस तरीके से बताते हैं कि मॉडर्न मैथ आई कहाँ से। तो मॉडर्न मैथ जो है वो एथेंस यानी रोम के थ्रू होती हुई रेनेसांस पीरियड के थ्रू और तब मॉडर्न वर्ल्ड में आई है। लेकिन एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट कि ये सारी चीज़ों की इन्वेंशन, डिस्कवरी और शुरुआत जो है पूरी दुनिया को ये सारी मैथ देने की जो चीज़ थी वो भारत की इकलौती नीति थी। भारत की ही नीतियाँ थी, भारत की ही साइंस थी जो ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। अब यूरोप ने एक और चीज़ खेली, एक और दुष्टता भरा खेल खेला। ये सारे जो हुंडी सिस्टम चलाते थे, ठीक है, ये बहुत रेप्यूटेड क्लास होती थी, बहुत रेप्यूटेड लोग होते थे और बहुत भरोसे के लोग होते थे। लेकिन विक्टोरियन इंग्लिश में इनका नाम चेंज करके मनी लेंडर्स कर दिया गया। और मनी लेंडर्स का अगर आप विक्टोरियन इंग्लिश में जाके देखेंगे तो बहुत ही डेरोगेटरी यानी कि बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ इस चीज़ का नाम का जो है वो मीनिंग निकल के आता है। तो उन्होंने जानबूझ के ये किया। क्यों? क्योंकि उन्हें हुंडी सिस्टम हटा के अपना सिस्टम लेकर आना था। और हमने ये भी देखा कि जितने ज़्यादा फेमिन इरा आए, जहाँ पे भुखमरी आई, जहाँ पे किसी तरीके की क्राइसिस आई, इनका सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो क्रश हुआ है, हमेशा हमेशा वो टूटा है। और उसको बैकअप जो हुआ है वो हमेशा कैसे हुआ है? हुंडी सिस्टम के थ्रू। आज भी आप देखेंगे चाहे वर्ल्ड में कितने भी एलीट लीडर हों, वो कितना ही अपने आप को बहुत बड़े रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे पूरे दुनिया के कंट्री के लॉ बनाते हैं, लेकिन वो लोग खुद अपना सारा पैसा हवाला, हुंडी सिस्टम आज भी जीवित रखे और वैसे ही सारा निकालते हैं। इसी तरीके से यूरोप ने आज भी योगा में, आयुर्वेदा में, हर चीज़ में वो हमेशा क्या करते जाएंगे? इंडिया से सारी चीज़ें उठाएंगे, उसमें से इंडियन ओरिजिन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट सब हटा के और सिर्फ अपनी रीब्रांडिंग करके उसको बेचना शुरू कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बना के मेरा मकसद ये भी है कि आप इस सत्य को जानें कि हम लोग कहाँ से आए हैं और इंडिया के ऊपर जो लेवल लगा हुआ है कि बैकवर्ड लोग होते हैं, सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, कुछ नहीं आता, हम लोग इनके लिए परोपकार कर रहे हैं। हम लोग 1600 में जब आए तब हमने देश को डेवलप किया, उससे पहले तो ये कुछ थे ही नहीं। बाय द वे बता दें, आपने ये वीडियो देखा है तो मॉडर्न पूरी जो आप क्रिप्टोग्राफी और इन्वेंशन कर रहे हो, री इन्वेंशन कर रहे हो सेम चीज़ का, वो हम ऑलरेडी 1500-1600 साल पहले ऑलरेडी देश को दे के छोड़ चुके हैं और आज तक यूज़ कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये पूरा बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जो है ये 21st सेंचुरी है, 2008 में जब सातोशी ने ये पेपर लिखा उसकी देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत इसको ऑलरेडी बहुत पहले दे चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आता है एक बहुत ट्विस्ट, बहुत मज़ेदार ट्विस्ट, क्योंकि यूरोप ने, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, इनका काम है कि कैसे किसी भी चीज़ की, देश की टेक्नोलॉजी या फिर कॉन्सेप्ट लेना, चुराना, उसे अपना
बना के रीब्रांड करके और उस देश को बिल्कुल क्रेडिट ना देना। लेकिन अब भाग्य का ये खेल देखिए, महादेव खेल कैसे खेलते हैं। जहां इन्होंने भारत से ये सारा क्रेडिट छीना, ठीक अब जस्टिस जो है वो परफेक्टली सर्व हुआ है। क्यों? क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में, ब्लॉकचेन सिस्टम में सबसे ज्यादा जो पायनियर कर रहा है वो भारत कर रहा है। कैसे? सबसे लार्जेस्ट स्केल में ये जो खेल खेला जा रहा है ये शुरू हुआ है 2016 से, जो कि यूपीआई बना है। यूपीआई भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वीजा, मास्टर कार्ड और सारे स्विफ्ट सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। आज लगभग 41%, द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस, लगभग 41% का जो देश के जो ट्रांजेक्शन हैं वो इसके ऊपर होने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे ये सारे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बना के, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये वापस अब हुंडी सिस्टम की तरह हम ताड़पत्ते पे तो ये लिख के नहीं कर सकते, उसी का मॉडर्न वर्जन भारत ने बना के दिया है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। इसके थ्रू हम ये सारा क्रेडिट ले रहे हैं भारत वापस से, जहां से हुंडी सिस्टम और सारी अर्थमेटिक जो है वो शुरू हुई थी। हम ही ये प्लेटफॉर्म बना के पूरी दुनिया को दे रहे हैं, और धीरे धीरे सारा सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम हटता चला जाएगा। ऐसे जस्टिस सर्व होता है इस दुनिया में। तो आई होप इस वीडियो से आपको भारत की असली नीतियां, असली खेल, भारत ने क्या क्या महानतम काम किया है, भारत के साइंटिस्ट क्या बेजोड़ और क्या बेहतरीन सिस्टम बना के आए हैं, जिसको सिर्फ रीपैकेज, रीब्रांडिंग बना के यूरोप अपना नाम लेता है। सारा सेंट्रलाइज बैंकिंग का सिस्टम की कैसे पावर में रहने के लिए इन्होंने हमारा एक्चुअली हुंडी सिस्टम, जो आज भी ये लोग यूज कर रहे हैं बैकएंड पे, लेकिन उसे छुपा के सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, ताकि हम लोगों को फंसा के रखा जाए, लाना शुरू किया। आई होप इस वीडियो को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद कोई भी आपसे पूछे कि बताओ भारत की उपलब्धियां क्या है, उन्हें ये वीडियो दिखाइए। और आई होप आप लोगों को भी, अगर ये इतना डिटेल में नहीं पता हो, तो आप लोगों को भी ये नई डिटेल आपको पता चली है और आपको अपने भारत पे प्राउड होना चाहिए। अब आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, कुछ ऐड ऑन है, कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है, प्लीज कमेंट में बताइए। और इतनी बढ़िया वीडियो अगर आपने देखी, आपको अच्छी लगी, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ अच्छा कमेंट करके जाइए, मेरे लिए नहीं, शेयर करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इस यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू भारत की वापस 1500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को जीवित किया है और वापस भारत को इसका क्रेडिट दिलवाया है। जय हिंद, जय भारत।